कश्मीर से कन्याकुमारी तक साम्राज्य के विस्तार में महारानी विक्टोरिया को उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी होगी जितनी उसके परिणाती लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समेटने में करनी पड़ी। सन 1857 के महासमर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव हिला दी थी। 1858 में महारानी विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब भारत के लोग महारानी की प्रजा थे। उसी साम्राज्य को आज़ाद करने महारानी विक्टोरिया का परिणाती लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में अंतिम वाइसराय बनकर भारत आए। उन्हें एक से बढ़कर एक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी ही एक समस्या भारत के विभाजन से जुड़ी थी। जमीन के बंटवारे की कहानियां तो जग जाहिर हैं, लेकिन धन संपत्तियों और वस्तुओं के बंटवारे में दोनों पक्षों के बीच कम जुतम पैजार नहीं हुए। धन संपत्तियों के बंटवारे के लिए समझौते की जो शर्त होनी थी, उसे तय करने के लिए दो अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। उनमें एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान। एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लगभग 2 महीने तक अपने देशवासियों के धन संपत्ति और बर्तन भांडों के बंटवारे का हिसाब लगाने में जूझते रहे। शुरुआत होती है कांग्रेस की तरफ से। उसने सबसे बहुमूल्य संपत्ति अपने हिस्से में मांगी। वह संपत्ति था देश का नाम भारत। दूसरे पक्ष ने इस मांग को मानने से मना कर दिया। उसने सुझाव दिया कि वे अपने देश का नाम हिंदुस्तान रख लें। कांग्रेस ने आग्रह किया कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर जा रहा है, इसलिए देश का नाम भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं में भारत की हैसियत के हकदार वे ही हैं। सबसे ज़्यादा तू मैं पैसों के बंटवारे को लेकर हुई। सरकारी बैंकों में जमा नकद, रिजर्व बैंक के तहखानों में रखी सोने की ईंटें, सब का बंटवारा होना था। यहाँ तक कि एक एक मैले फटे हुए नोटों का भी बंटवारा होना था। डाक के एक एक टिकट को भी बांट लिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्ज थे, उसे भी आज़ाद हुए देशों के बीच बंटना था। यह समस्या भयानक रूप से उलझी हुई थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस समस्या को सुलझाने के लिए एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। उनसे कह दिया गया कि जब तक वे किसी समझौते पर न पहुंच जाएंगे, तब तक उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। कई दिनों तक मोल भाव करने के बाद दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बैंकों में मौजूद रकम व अंग्रेज़ों से प्राप्त रकम का 17.5% पाकिस्तान को मिलेगा और भारत के ऋण का 17.5% पाकिस्तान चुकाएगा। हिंदुस्तान के हर हिस्से में सरकारी ऑफिसेज में टेबल, कुर्सियाँ, टाइपराइटर, सब कुछ गिने जाने लगे। यहाँ तक कि झाड़ुओं की भी गिनती की गई। झाड़ुएँ भी बांट ली गईं। सामान के बंटवारे को लेकर केवल बहस ही नहीं होती थी, बल्कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता था। विभागों के बड़े अधिकारी सबसे अच्छे टाइपराइटर छुपा देते। जिसके पक्ष में पुरानी टेबल कुर्सियां आती, वह छुप छुपा कर दूसरे के पक्ष के नई टेबल कुर्सियों की जगह उसे लगाने की कोशिश करते। ऑफिसेज की स्थिति ऐसी हो गई थी मानो कबाड़ी बाजार बन गए हों। बड़े बड़े अधिकारी इस बंटवारे में बड़े तन मन से लगे थे। किसी भी कीमत पर अपने देश का नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। शायद इतनी लगन और ईमानदारी से अधिकारियों ने फिर कभी काम नहीं किया होगा। कलमदान, पानी रखने के जग, हैट टांगने की खूंटी, स्टैंड, छतरी रखने के स्टैंड, यहाँ तक कि खाने के बर्तन और चम्मच भी बांट लिए गए। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसके लिए कोई बहस नहीं होती थी, और वह चीज़ थी शराब। जितनी शराब होती वह हिंदू भारत को मिल जाती और उसके बदले मुस्लिम पाकिस्तान के हिसाब में कुछ रुपये डाल दिए जाते। एक अंग्रेज अधिकारी था पैट्रिक रिच। उसने अपना सारा सामान अपने नीचे काम करने वाले एक हिंदू और एक मुसलमान अधिकारी के बीच बांट दिया। सब चीज़ बांट लिए गए। पैर में लपेटने वाले फौजी पट्टियाँ, पगड़ी बांट लिए गए, लाठियाँ बांट लिए गए, सब कुछ बट गए। अंत में बच गए पुलिस बैंड के बाजे। रिच ने उसे भी बंटवा दिया। शहनाई पाकिस्तान को मिली, ढोल भारत को, बिगुल पाकिस्तान को मिले, मजीरे हिंदुस्तान को। लेकिन एक भयानक समस्या खड़ी हो गई। एक अकेला बिगुल बच गया। अब वो किसे दिया जाए? दोनों उस बिगुल के लिए मरने मारने को तैयार थे, जबकि वे दोनों वर्षों तक एक साथ काम किया था। सबसे ज़्यादा विवाद तो लाइब्रेरियों की पुस्तकों को लेकर हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का बंटवारा इस तरह किया गया कि एक खंड भारत को तो दूसरा खंड पाकिस्तान को और फिर तीसरा खंड भारत को दिया गया। डिक्शनरी आधे आधे फाड़ कर बांट लिए गए।
जिस किताब की एक ही कॉपी होती उसके बारे में लाइब्रेरियनों को फैसला करना पड़ता था कि किस राज्य को उस किताब में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा दिलचस्पी होगी। कभी कभी तो इसका फैसला करने में हाथापाई तक हो जाती थी। लाइब्रेरी से होते हुए मामला वाइसराय के भवन अस्तबल में पहुंचा। वहां वाइसराय की बग्घी को लेकर झगड़ा पैदा हो गया। दोनों देशों ने उस पर अपना दावा किया। समस्या को हल करने के लिए गवर्नर जनरल के एडीसी ने एक तरकीब निकाली। उसने सुझाव दिया कि सिक्के उछालकर इसका फैसला किया जाए, जैसे क्रिकेट में किया जाता है। दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए। सिक्का उछाला गया, टॉस भारत ने जीता और इस तरह से आलीशान बग्घी सदा के लिए भारत की हो गई। आज भी विशेष मौके पर हमारे राष्ट्रपति बग्घी की सवारी करते हैं। इसके बाद पीटर होज, जो माउंटबेटन के एडीसी थे, ने घोड़ों और बग्घियों से संबंधित सारे साजो सामान दोनों देशों के बीच बांट दिया। अंत में सामान के उस पूरे ढेर में से एक बिगुल बच गया। दरअसल इस बिगुल की सहायता से कोचवान घोड़ों को ठीक रास्ते पर रखता था। भारत जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश के वायसराय की इस पूरे तामझाम में बिगुल केवल एक ही था और उसके दावेदार दो। मामला फिर फंस गया। दोनों पक्ष अड़ गए। अब क्या किया जाए? एडीसी होज कुछ देर शांत रहे, सोचते रहे। इसके टुकड़े तो किए नहीं जा सकते थे। ऐसा करने से यह कोई काम का नहीं रह जाता, फिर यह कभी बजता नहीं। हाँ, इसका भी उसी तरह फैसला जरूर किया जा सकता था जैसे बग्घी का किया गया था, सिक्का उछालकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होज ने अपने साथियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, आप जानते हैं कि इसका विभाजन असंभव है। मेरी राय में इसका एक ही समाधान है कि इसे मैं रख लूं। होज ने मुस्कुराकर वह बिगुल अपनी बगल में दबाकर घुड़साल से बाहर निकल गए। तो इस तरह से दो मुल्कों के बीच संपत्तियों और सामानों का बंटवारा हुआ। यह अपने आप में एक अनूठा मामला था। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।